नमस्कार, मैं सुरेंद्र पवार। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंदर जो पहले के पार्ट में हमने पढ़ा है उससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। मित्रों, राजस्थान के 33 जिलों का हमने क्लासिफिकेशन किया है अलग अलग प्रकार से। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, राजस्थान इस राजस्थान के मानचित्र के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया है, इधर रेड क्लिफ है, जो यहां तक है। अब इसकी जो लंबाई है, ये पाकिस्तान और ये है भारत का राज्य राजस्थान। रेड क्लिफ 1070 किलोमीटर है। बाकी यहां से लेकर के ये जो दूरी है, ये है 4850 किलोमीटर। और जब इस 1000 को भी मैं इसके अंदर जोड़ देता हूं, 1070 को, तो ये हो जाती है 5920। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है, याद रखना, सॉरी, परिमाप है 5920 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यहां पर सबसे पहले इधर से बात कर लेता हूं मैं। पंजाब, जिसके बारे में हमने बात करी थी, पंजाब के 2 जिले लगते हैं राजस्थान को, और राजस्थान के भी 2 जिले लगते हैं पंजाब को। आपको ध्यान रखना है, पंजाब के 2 जिले राजस्थान को और राजस्थान के भी 2 जिले पंजाब को लगते हैं। यहाँ पर हरियाणा के 7 जिले लगते हैं राजस्थान को, और राजस्थान के भी 7 जिले लगते हैं हरियाणा को। यहाँ बात करता हूँ मैं उत्तर प्रदेश के 2 जिले लगते हैं राजस्थान को, और राजस्थान के भी 2 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश को। राजस्थान के 2 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के राजस्थान को 10 जिले लगते हैं, और राजस्थान के भी 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के 10 जिले, और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। अब हम बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात, तो गुजरात के यहाँ पर 6 जिले राजस्थान की सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के भी 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये सारा आंकड़ा लगभग एक जैसा है, ध्यान रखिएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर जिला है बाड़मेर। बाड़मेर जिला सीमा बनाता है, राजस्थान का बाड़मेर जिला सीमा बनाता है गुजरात के साथ। अंतर राज्यीय सीमा न्यूनतम, प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का वह जिला जो न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाए, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर। अब ऐसे ही प्रश्न आता है कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो ये ध्यान रखना है।
ये जिला जिसका नाम है झालावाड़, ये सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा बनाता है। याद रखिएगा, राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाता है वह है झालावाड़। और झालावाड़ किसके साथ सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ। और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। और बाड़मेर किसके साथ सीमा बनाता है? गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो ये भी इस प्रकार का प्रश्न है जो कई बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं तो इन प्रश्नों का जवाब आपको इसी तरीके से देना है। राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग जिले हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है 33 जिले हैं राजस्थान के अंदर और 7 संभाग है राजस्थान के अंदर। हमने संभाग और जिलों का पूरा क्लासिफिकेशन करके उनको पढ़ा है। तो ये राजस्थान के अंदर जो एक छोटी सी बात थी जो मुझे बतानी थी, मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान को भौगोलिक आधार पर या यूं कह लो राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण, राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ बड़े लेवल पर। इस पृथ्वी पर सबसे पहले एक महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। इस पेंजिया महाद्वीप के चारों तरफ एक महासागर था जिसका नाम है पैंथालासा, जिसका नाम है पैंथालासा। पेंजिया ये है पैंथालासा, ये महासागर है जो पृथ्वी के चारों तरफ था। और पेंजिया एक महाद्वीप है, एक महाद्वीप। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सर्वप्रथम जो एक गोला थी वो एक ही महाद्वीप था और उसके चारों तरफ पानी जो है विस्तार से फैला हुआ था। बहुत बड़ा महासागर था पैंथालासा। अब हम बात करते हैं कार्बोनीफेरस युग के अंदर। कार्बोनीफेरस युग, कार्बोनीफेरस युग के अंदर ये जो पेंजिया है, इस पेंजिया का 2 भागों में बंटवारा हो गया और इस पैंथालासा का जो पानी है वो यहां पर भी समाहित हो गया। ऊपर वाला जो भाग है ये भाग कहलाया अंगारा लैंड और नीचे वाला जो भाग है यह भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। और बीच में जो पानी समाहित हुआ, बीच में जो पानी समाहित हुआ ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कहलाया टेथिस महासागर। टेथिस महासागर कहलाया, टेथिस महासागर कहलाया। अब आपको ध्यान में रखना है हमारा जो भारत है, हमारा जो भारत है वो इस क्षेत्र में आता है। ये वाला क्षेत्र है भारत का और भारत के इस क्षेत्र के अंदर, भारत के इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान यहां आता है। तो इसका मतलब हुआ कि राजस्थान के अंदर टेथिस सागर के भी अवशेष हैं और राजस्थान के अंदर अंगारा लैंड के भी अवशेष हैं। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं राजस्थान में नंबर 1
तैतीस सागर और नंबर 2 गोंडवाना लैंड, दोनों के अवशेष हैं। ये एक ध्यान रखने वाली बात है, दोनों के अवशेष हैं। राजस्थान के अंदर 33 सागर के भी अवशेष हैं और राजस्थान के अंदर गोंडवाना लैंड के भी अवशेष हैं। अब हम चूंकि बात कर रहे हैं कि राजस्थान को भौगोलिक आधार पर या भौतिक आधार पर किस प्रकार से बांटा गया है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान को भौगोलिक आधार पर, राजस्थान को भौगोलिक आधार पर या भौतिक प्रदेशों में सर्वप्रथम या पहली बार बांटने का कार्य भौतिक आधार पर सर्वप्रथम 1966 से 68 के बीच में बांटने का कार्य किया है प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने। प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने इसको बांटने का काम किया है और उन्होंने 7 भागों में बांटा है। इसको कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में बांटा है। याद रहे, मैं राजस्थान के बारे में बात कर रहा हूं। राजस्थान को भौतिक आधार पर सर्वप्रथम बार 1966 से 68 में प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने 7 भागों में बांटा है। सबसे पहले नंबर 1 पर मैं बात कर रहा हूं पश्चिमी शुष्क प्रदेश की। राजस्थान को 7 भागों में प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने बांटा और उसमें नंबर 1 है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, नंबर 2 है अर्ध शुष्क प्रदेश, नंबर 2 पर अर्ध शुष्क प्रदेश, नंबर 3 पर नहरी प्रदेश, नंबर 3 पर नहरी प्रदेश, नंबर 4 पर अरावली प्रदेश, नंबर 4 पर अरावली प्रदेश, नंबर 4 पर अरावली प्रदेश। नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूं। नंबर 5 पूर्वी, नंबर 5 पर मैं बात कर रहा हूं पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। नंबर 5 पर पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। और फिर मैं बात कर रहा हूं नंबर 6 पर दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, नंबर 6 पर दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। और नंबर 7 पर मैं बात कर रहा हूं चंबल के बीहड़, चंबल के बीहड़। याद रहे, प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने 7 भागों में बांटा और वे 7 भाग कौन से हैं? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल के बीहड़। इन 7 भागों में प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने बांटा है। फिर दूसरे नंबर पर जलवायु के आधार पर दूसरा जो वर्गीकरण किया है भौतिक, राजस्थान का भौतिक प्रदेशों में वर्गीकरण किया है दूसरी बार वर्गीकरण किया है डॉक्टर, या हम यूं कह सकते हैं प्रोफेसर ए.के. सेन ने, प्रोफेसर ए.के. सेन महोदय ने किया है 1968 के अंदर। पहली बार तो किया है प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने और दूसरे नंबर पर वर्गीकरण किया है
ए के सेन ने, और तीसरी बार किया है राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण। और ध्यान रहे ए के सेन ने जलवायु के आधार पर किया है, जलवायु के आधार पर वर्गीकरण किया है ए के सेन ने। और तीसरी बार वर्गीकरण किया गया है डॉक्टर रामलोचन सिंह, और इन्होंने किया है 1971 के अंदर। राजस्थान का तीसरी बार वर्गीकरण जो किया गया है, तीसरी बार जो वर्गीकरण किया गया है वो डॉक्टर रामलोचन सिंह के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? 1971 के अंदर किया गया है। राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। भौतिक कहो, भौगोलिक वर्गीकरण कहो, एक ही बात है। भौतिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण या द्रातलीय वर्गीकरण, तीनों शब्द एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। राजस्थान को भौतिक या द्रातल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? भौगोलिक या द्रातल या भौतिक, जब अपन मेजर बात करें तो 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा गया है। हम सभी उनके नाम से बिल्कुल वाकिफ हैं। 4 भाग कौन से हैं? तो उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है उत्तर पश्चिम का मरुस्थल, जिसको हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं, या हम उसे यूं कह सकते हैं पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र। नंबर 2 पर आता है अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और नंबर 3 पर आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और नंबर 4 पर आता है हाड़ौती का पठार, या हम यूं कहें दक्षिण पूर्व का पठार। मैं नाम लिख देता हूं यहां पर। नंबर 1 उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2 अरावली प्रदेश। नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश। नंबर 4 दक्षिण पूर्वी पठार। इसको हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये 4 नाम हैं, इनको ध्यान रखना है। राजस्थान को भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा, राजस्थान को धरातल के आधार पर भी 4 भागों में बांटा, राजस्थान को भौतिक आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इनको हम एक सारणी के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। सारणी के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। एक छोटी सी सारणी बन जाएगी। यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए मरुस्थलीय प्रदेश, जो उत्तर पश्चिम का मरुस्थल है। यहाँ पर हो जाएगा अरावली प्रदेश, यहाँ पर हो जाएगा पूर्वी मैदान, और यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण पूरब का पठार, दक्षिण पूरब का पठार। पठार इस तरीके से एक सारणी आपको मेंटेन करनी है ताकि आपको बराबर समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं कुल या भाग। इस तरीके से आप इस सारणी को पढ़ेंगे तो बहुत ही
जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्षेत्रफल हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगी, उसके बाद में ढाल हो जाएगा, और उत्पत्ति किससे हुई है ये हो जाएगा, है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस प्रकार से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहां पर मरुस्थल की अगर मैं बात करूं, मरुस्थल कितना परसेंट है, ये है 61.11%। कितना क्षेत्रफल है मरुस्थल का, उत्तर पश्चिम के मरुस्थल का या थार के मरुस्थल का 61.11%। अब बात आती है अरावली, तो अरावली राजस्थान में कितना परसेंट है, अरावली पर्वतमाला 9%। अब बात आती है पूर्वी, तो ये कितना परसेंट है, पूर्वी मैदान के बारे में बात कर रहे हैं, तो पूर्वी मैदान 23%। अब बात आती है दक्षिण पूर्व का पठार, तो ये कितना है, ये है 6.89%। राजस्थान के 100 में से अगर परसेंट निकालें तो मरुस्थल 61.11 है, अरावली 100 में से 9% हैं, पूर्वी मैदान 100 में से 23% हैं, और दक्षिण पूर्व का पठार 100 में से 6.89% हिस्सेदारी रखता है। ये तो बात हुई क्षेत्रफल की। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की, यानी 61.11 भूभाग में जनसंख्या कितने परसेंट रहती है, तो यहाँ पर 40% जनसंख्या रहती है। ध्यान रखना 40% जनसंख्या। अरावली में कितना परसेंट, 10% जनसंख्या रहती है। पूर्वी मैदान में कितना परसेंट जनसंख्या, 39% जनसंख्या रहती है। अंत में बात आती है दक्षिण पूर्व का पठार में कितना परसेंट जनसंख्या, 11% जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार से ये भी ध्यान रख लेना है ना। फिर बात आती है ढाल किधर है, तो मरुस्थल का जो ढाल है वो है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर। किधर ढाल है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल माना जाएगा। अब सवाल आता है अरावली, अरावली का ढाल किधर है, तो अरावली का ढाल दोनों तरफ है, इधर का पानी इधर जाएगा, इधर का पानी इधर जाएगा, दोनों तरफ। अरावली अगर बारिश यहाँ हो रही है बादलों के द्वारा तो पानी इधर ही जाएगा, और अगर बारिश यहाँ हो रही है तो पानी इधर जाएगा, तो इसका ढाल दोनों तरफ है, अरावली के दोनों तरफ इसका ढाल है। अब बात आती है पूर्वी मैदान, तो पूर्वी मैदान का जो ढाल है वो क्या माना जाता है, पूरब की ओर। पूर्वी मैदान का ढाल किधर माना जाता है, पूरब की ओर माना जाता है। अंत में बात आती है दक्षिण पूरब का पठार, इसका ढाल किधर है, तो इसका ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर। आप देखेंगे चंबल नदी राजस्थान से दक्षिण की ओर होकर के उत्तर की तरफ आगे बढ़ती है, तो इस प्रकार से इस ढाल को भी आप याद रख लेंगे। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति किससे हुई। जैसे थार का मरुस्थल है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है तैथीस सागर से, तैथीस सागर से उत्पत्ति हुई। अब बात आती है अरावली की उत्पत्ति किससे है, गोंडवाना लैंड से इसकी उत्पत्ति है, गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति मानी गई है इसकी। अब बात आती है पूर्वी मैदान, तो पूर्वी मैदान की उत्पत्ति तैथीस सागर से मानी गई है, तैथीस सागर से। अब बात आती है दक्षिण पूर्व का पठार, इसकी उत्पत्ति किससे है, तो ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। ये ध्यान रखना है। तो आप लोग इस सारणी के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से इस मैटर को समझ सकते हैं। आप देखेंगे क्षेत्रफल में 61
11% पर 40% जनसंख्या रहती है और मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है और मरुस्थल की उत्पत्ति तैतीस सागर से हुई है। इसी प्रकार से अरावली 9% भूभाग पर 10% जनसंख्या रहती है और ढाल दोनों तरफ है और अरावली की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से मानी गई है। पूर्वी मैदान 23% भूभाग पर 39% जनसंख्या, यानी ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अगर हम देखें तो पूर्वी मैदान के अंदर 23 पर 39% जनसंख्या बहुत ही सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाएगा। ढाल पूर्व की ओर है और ये तैतीस सागर का अवशेष है पूर्वी मैदान। फिर हम बात करते हैं दक्षिण पूर्व का पठार, तो ये 6.89% भूभाग पर 11% जनसंख्या रहती है और दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढाल है और दक्षिण पूर्व का पठार या हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। ये तो हो गई बात कि भौगोलिक आधार पर राजस्थान को हमने 4 भागों में पढ़ा और फिर उसको इस तरीके से हमने वर्गीकृत करके एक छोटे से छोटे प्रश्नों को भी हल करने का हमने प्रयास किया है। आप जब इस सारणी को पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे सवाल आपको याद हो जाएंगे। अब मैं बात करूं कि राजस्थान को अगर शब्दों के आधार पर बांटा जाए, शब्दों के आधार पर अगर उसको वर्गीकृत किया जाए, राजस्थान का वर्गीकरण किया जाए तो 3 भागों में इसका वर्गीकरण माना जाता है। सबसे पहले नंबर 1 मरु, नंबर 2 मेरु। अब ध्यान रखिएगा, मरु अलग है, मेरु अलग है, मरु अलग है, मेरु अलग है और नंबर 3 पर नाम आएगा माल। ठीक है, माल। अब मरु, मरु का मतलब क्या हुआ? मरुस्थल। मेरु का मतलब क्या हुआ? मेरु का मतलब पर्वतीय, मन अरावली, अरावली वाला क्षेत्र जो है वो मेरु। और नंबर 3 पर माल का मतलब होता है पठार। माल मन पठार, मेरु मन पर्वतीय या अरावली प्रदेश और मरु मन मरुस्थलीय प्रदेश। तो राजस्थान को शब्दों के आधार पर 3 भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान, राजस्थान के अंदर सबसे पहला जो हमने पार्ट लिखा वो है उत्तर